Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार प्रिय छात्रों, आज मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ अपने इस कोर्स टाइटल अप्लाइड साइकोलॉजी यानी कि व्यवहारिक मनोविज्ञान, और इसका आज ये 24th लेक्चर है, 24वां सत्र। और इस सत्र का हमारा टाइटल है स्पोर्ट साइकोलॉजी थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव्स। जैसा कि हमने अपने पिछले सत्र यानी सत्र नंबर 23 में स्पोर्ट साइकोलॉजी के परिचय पर हमने विषय पर चर्चा की, और साथ ही साथ हमने ये देखने का प्रयास किया कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के क्षेत्र में जो लोग कार्यरत हैं, यानी एज ए स्पोर्ट साइकोलॉजिस्ट जो लोग इसमें कार्य कर रहे हैं, किस तरह से वो अपने एक्सपर्टीज़ का इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स एज वेल एज देयर नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि वो अपने उस विषय की जो उनकी एक्सपर्टीज़ है, मनोवैज्ञानिक जो उनकी एक्सपर्टीज़ है, साथ ही साथ जो खेल के प्रति उनका जो उनकी जो एक्सपर्टीज़ है, यानी उनको जो नॉलेज है अबाउट द स्किल्स रिक्वायर्ड इन द स्पोर्ट, और उस स्पोर्ट्स की जो बारीकियां हैं, किस तरीके से क्या क्या उस स्पोर्ट्स की रिक्वायरमेंट हैं, किस तरह से वो स्पोर्ट उसमें क्या स्किल्स लगते हैं या किस तरह से उसमें एफर्ट्स लगाने होते हैं, और इस प्रकार की जो भी बेसिक डिटेल्स रिलेटेड टू द स्पोर्ट्स हैं वो सभी उनके पास मौजूद होती हैं। और अपने इस एक्सपर्टीज़ की मदद से वो जो एक्सपर्ट होते हैं वो खिलाड़ियों को या स्पोर्ट्स पर्सन को या एथलीट को वो हेल्प करते हैं ताकि वो अपने खेल में सुधार कर सकें, अपने जो खेल के उनके स्किल्स हैं, चाहे वो साइकोलॉजिकल स्किल हों या चाहे वो ओवरऑल परफॉर्मेंस हो या चाहे वो उनकी ओवरऑल सोशल लाइफ हो या उनकी पर्सनल लाइफ हो, यानी कि उनको एक टोटलिटी में उनकी लाइफ को बेहतर बनाने का जो उद्देश्य है वो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट पूरा करते हैं। और अपने इस उद्देश्य में, या हम यूँ कहें कि अपने इस कार्य में उनको जो थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव्स की सहायता मिलती है या जिन सिद्धांतों का वो इस्तेमाल करते हैं मनोवैज्ञानिक क्षेत्र से, आज हम उसकी चर्चा करेंगे और उस पर हम एक आज प्रयास करेंगे उसको समझने का। तो जो सबसे पहला जो बेसिक अप्रोच है, जो कि मनोविज्ञान का भी एक बहुत महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं परिप्रेक्ष्य है, वो है व्यवहारवादी परिप्रेक्ष्य यानी कि बिहेवियरिस्ट अप्रोच। और बिहेवियरिस्ट अप्रोच में जैसा कि हम जानते हैं कि जो फोकस है बिहेवियरिस्ट अप्रोच का, दैट इज ऑन ओवर्ट बिहेवियर। और ओवर्ट बिहेवियर से हमारा यहाँ तात्पर्य है वो व्यवहार जिसको कि हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं या रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसलिए व्यवहारवाद में, जो मनोविज्ञान में भी इसका एक शुरुआती दौर में बहुत अधिक इसका महत्व रहा, उसका ये भी एक कारण था क्योंकि जो व्यवहार का वो पक्ष जो हम मेजर कर सकते हैं, जिसका हम मापन कर सकते हैं, इस कारण से इस परिप्रेक्ष्य का अपना ही एक अलग महत्व था शुरुआत में। हालांकि आगे चल करके जब हमारे पास अन्य तकनीक आई और उसके बाद कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव भी उस पर भी बहुत जोर दिया गया और उस पर भी बहुत विकास हुआ, उस पर भी बहुत कार्य हुआ, तो इसके बाद हम मनोवैज्ञानिक जो हमने पिछले अपने कोर्स में जो बात की थी वहाँ पर हमने इस पर काफ़ी विस्तार से चर्चा भी की है। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि जो क्लासिकल कंडीशनिंग है, यानी जो लर्निंग है, या हम इसको कहें कि ये जो एसोसिएशन है जिसमें हम एक स्टिमुलस को दूसरे स्टिमुलस से या एक इवेंट को दूसरे इवेंट से एसोसिएट कर लेते हैं, और इस प्रकार की जो हमारी लर्निंग है कहीं ना कहीं वो हमारे आगे चल के जो रिस्पॉन्सेज हैं या जो बिहेवियर हैं उसको अफेक्ट करती है। और क्लासिकल कंडीशनिंग को जो प्रपोज किया था वो पावलोव ने किया था, और इवान पावलोव जो हैं उन्होंने एक्सपेरिमेंट के मदद से इस क्लासिकल कंडीशनिंग को प्रूव भी किया था। और अपने एक्सपेरिमेंट में उन्होंने बेसिकली ये प्रूव किया था दैट अनकंडीशनड स्टिमुलस, यानी कि एक ऐसा स्टिमुलस जिसमें ये क्वालिटी होती है कि वो व्यवहार को स्वतः ही जनरेट कर सकता है, यानी वो रिस्पॉन्स को जनरेट कर सकता है,
क्योंकि ये उसकी इनेट क्वालिटी है, ये उसकी इनबिल्ट क्वालिटी है उस स्टिमुलस की। जैसे उदाहरण के लिए फूड, इसकी इनेट क्वालिटी है कि खाने को देखते ही हमारा जो सलाइवा सेक्रेशन होगा वो हो जाएगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि UCS कॉजेज UCR, और इसके लिए हमें किसी और अलग एफर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और ये हमारा एक नेचुरल हम कह सकते हैं कि लिंकेज है जो पहले से हमारे पास मौजूद है, और इस स्टिमुलस का ये एक गुण भी है। और आगे चल करके जब इस UCS को हम इसकी पेयरिंग कर देते हैं, इस UCS की जब पेयरिंग की जाती है विद CS यानी कंडीशनड स्टिमुलस, तो हम देखते हैं कि जैसे अपने एक्सपेरिमेंट में पावलोव ने फूड की जो कंडीशनिंग थी वो पेयरिंग उन्होंने बेल के साथ कर दी, और अब बेल के ही बजने पर जो डॉग था उसका सलाइवा सेक्रेशन हो रहा था। तो इस प्रकार से क्लासिकल कंडीशनिंग जो है वहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से एक पर्टिकुलर स्टिमुलस को दूसरे पर्टिकुलर स्टिमुलस से उसका एसोसिएशन करके जो रिस्पॉन्स है, जो कि पहले केवल एक पर्टिकुलर स्टिमुलस से जनरेट हो रहा था, अब वो दूसरे स्टिमुलस से भी जनरेट हो सकता है। तो इस तरह से क्लासिकल कंडीशनिंग का हम जो थियोरेटिकल जो उसका फाइंडिंग है उसका उपयोग भी हम स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में करते हैं। देन द सेकेंड वन इज इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, और जैसा कि हमें पता है कि इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग इज ऑल अबाउट रीइंफोर्समेंट, यानी कि हम रीइंफोर्सर्स का इस्तेमाल करते हैं और उसके आधार पर हम ये सुनिश्चित करते हैं कि हम जो डिज़ायरेबल बिहेवियर है उसको स्ट्रेंथन करेंगे, और जो अनडिज़ायरेबल बिहेवियर है उसको हम वीक करेंगे, या उसको रोकने का प्रयास करेंगे, या उसको इरेडिकेट करने का प्रयास करेंगे। तो डिज़ायरेबल बिहेवियर के लिए हम रिवॉर्ड दे सकते हैं, और अनडिज़ायरेबल बिहेवियर के लिए हम पनिशमेंट भी दे सकते हैं और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी दे सकते हैं। तो इस प्रकार से जो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग है उसका भी उपयोग स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के क्षेत्र में किया जाता है। इसलिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं पर्सपेक्टिव है इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। और साथ ही साथ कुछ फैक्टर्स हैं जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में जिनका उपयोग जब हम करते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यदि हम उन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो जो डिज़ायरेबल आउटकम है जो डिज़ायरेबल आउटकम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हमें नहीं मिल पाएगा। और इसके लिए जो कुछ प्रमुख फैक्टर्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए एज ए स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट वो इस प्रकार हैं। पहला, इफ़ द लर्नर फील्स दैट दे आर बीइंग मैनिपुलेटेड देन दे कैन रिफ्यूज़ टू बी कंडीशनड, यानी कि चूँकि यहाँ पर हम स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में एक स्पोर्ट्स पर्सन या एथलीट से डील कर रहे हैं, और यदि उसको कहीं ना कहीं ये आभास हो जाए या उसको ये लगने लगे कि हम उसे मैनिपुलेट कर रहे हैं या कहीं ना कहीं हम उसे अपनी शर्तों पर चलाने का प्रयास कर रहे हैं, तो इस प्रकार का यदि उसका एटीट्यूड होगा या इस प्रकार की अगर उसकी सोच डेवलप हो जाती है, देन हम जो कंडीशनिंग क्रिएट करना चाहते हैं, यानी जो डिज़ायरेबल बिहेवियर हम क्रिएट करना चाहते हैं या कोई अनडिज़ायरेबल बिहेवियर हम उसको वहाँ से हटाना चाहते हैं, तो इस प्रकार की जो कंडीशन होगी जहाँ पर वो व्यक्ति उसको ये लगेगा कि हम उसे मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो वो कई बार ऐसा हो सकता है कि रेजिस्ट करे, और इस वजह से जो कंडीशनिंग हम चाहते हैं वो डेवलप नहीं हो पाएगी। इसके बाद दूसरी जो बात है जो हमें ध्यान रखनी होगी एज ए स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट वो है दैट इफ़ रीइंफोर्समेंट इज़ प्रीडोमिनेंटली एक्सटर्नल द लर्नर मे नॉट एंजॉय द एक्सपीरियंस इटसेल्फ ओनली मेंटेनिंग इन्वॉल्वमेंट फॉर एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स। जैसा कि हमने अपने पिछले सत्र में भी चर्चा की थी कि किस तरह से जो रीइंफोर्समेंट है, यदि वो बार बार हम केवल एक्सटर्नल रिवॉर्ड की तरफ जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो एथलीट है, जो उसका ओवरऑल जो डेडिकेशन है टुवर्ड्स द स्पोर्ट, जो वो उसका डिटर्मिनेशन है, और चूंकि वो उस स्पोर्ट्स को एंजॉय करता है, उसको खेलते वक्त उसे एक प्रकार की खुशी मिलती है और इस वजह से वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता है या उस कॉम्पिटिटिव गेम का वो हिस्सा बनता है,
तो अगर हम उसके उस इंट्रिंसिक मोटिवेशन को कहीं ना कहीं बार बार एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स की वजह से अगर हम कम कर दे रहे हैं, देन ऑल्सो ये एक नेगेटिव आउटकम होगा। और हम ये नहीं चाहते एज ए स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट कि हम किसी भी एथलीट का जो गेम का इंजॉयमेंट है, जो उसका इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, उसको किसी भी तरह कम होने दे। इनफैक्ट जो हमारा उद्देश्य होता है एज ए स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट वो ये होता है कि दैट हम अपने खिलाड़ी में या उस एथलीट में हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन को नरिश करें, नर्चर करें और उसको जितना हो सके उसको बढ़ाएं, ताकि वो जो सेल्फ एनर्जाइजिंग जो उसकी अंदर से जो टेंडेंसी आती है, जिससे कि वो उस स्पोर्ट्स को खेलते वक्त जो इन्जॉयमेंट करता है और फ्रीली होकर के वो उस गेम को खेलता है, ताकि उसके जो साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज हों वो भी पॉजिटिव हों और वो व्यक्ति ओवरऑल अपनी लाइफ में भी खुशी महसूस करे, एक ओवरऑल वो वेल एडजस्टमेंट उसका हो। क्योंकि ये तभी हो पाएगा जब वो स्पोर्ट्स से अटैच्ड फील करेगा। और इसलिए ये ज़रूरी है कि हम स्पोर्ट्स में उसका जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है उसको बनाए रखने के लिए एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स को जितना लिमिटेड हो सके उतना यूज़ करें और जहाँ ज़रूरी हो केवल वहीं पर यूज़ करें। देन देयर इज़ अनदर फैक्टर विच वी नीड टू टेक केयर ऑफ, और वो है कि दोज लर्नर्स बीइंग पनिश्ड मे एसोशिएट नेगेटिव इमोशंस विद द एक्टिविटी एंड ड्रॉप आउट। यानी कि इसको हम इस तरह से समझें कि यदि हम किसी एथलीट को या किसी पर्सन को हम ये चाहते हैं कि उसके किसी पर्टिकुलर बिहेवियर को हम वहाँ से रिमूव करना चाहते हैं, या हम उसको किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी से हम उसको रोकना चाहते हैं। जैसे सपोज़ अगर हम करें तो हमारा जो एथलीट है अगर वो बार बार सेशंस स्किप कर रहा है या कोई पर्टिकुलर वो जो उसके लिए ज़रूरी है कोई भी एक्सरसाइज या ट्रेनिंग जो शेड्यूल अगर वो उसको स्किप करता है, तो कहीं ना कहीं हम ये चाहेंगे कि हम उसको नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के माध्यम से ये इंश्योर करें कि वो उसको स्किप ना करे। परंतु कई बार इसका ये भी एक हम कह सकते हैं काउंटर रिजल्ट आता है कि यदि हम उसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव पनिशमेंट दे दें तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं एक ड्रॉप आउट की उसके अंदर भावना आती है, या वो कहीं ना कहीं खिंचाव महसूस करने लगता है, और वो जो हम उसके अंदर डिज़ायरेबल बिहेवियर लाना चाहते हैं या उसके अंदर जो हम एक पॉजिटिव हम एटीट्यूड डेवलप करना चाहते हैं वो थोड़ा नेगेटिव दिशा में चला जाता है। और इस वजह से यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा कि दैट पनिशमेंट या इस तरह का जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है दैट शुड बी यूज्ड वेरी कॉशियसली। यानी हमें इसको बड़े ही ध्यानपूर्वक इसका इस्तेमाल करना होगा ताकि खिलाड़ी कभी भी इससे बहुत ज़्यादा उसको उस पर नेगेटिव असर ना पड़े और वो खेल के प्रति या उस एक्टिविटी के प्रति उसकी अरुचि ना हो जाए और वो उसको छोड़ ना दे। तो इस प्रकार की चीज़ों का भी हमें वहाँ ध्यान रखना चाहिए एज ए स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट। इसके बाद हम बात करेंगे एक दूसरे पर्सपेक्टिव की, दैट इज़ सोशियो कल्चरल कंडीशनिंग। और सोशियो कल्चरल कंडीशनिंग में हम ये देखते हैं कि चूँकि हर खिलाड़ी को जो भी स्पोर्ट्स वो खेलता है या जो भी एक्टिविटी वो करता है उसका एक सोशल कॉन्टेक्स्ट होता है, और कहीं ना कहीं उसका जो सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए अपने सोशल दायरे में रहते हुए, अपने सामाजिक परिप्रेक्ष्य में रहते हुए, अपने सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में रहते हुए हर खिलाड़ी की कुछ अपने बिलीव्स होते हैं, कुछ थॉट पैटर्न्स होते हैं, कुछ प्रेफरेंसेस होती हैं, और इस वजह से उनकी उन प्रेफरेंसेस को और उनकी उन थॉट प्रोसेस को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं उसका क्या इम्पैक्ट उनके खेल पर पड़ता है, उनके ओवरऑल बिहेवियर पर पड़ता है, उनकी ओवरऑल लाइफ पर पड़ता है, इस पर भी हमें ध्यान देना ज़रूरी है। और इसको ध्यान में रखते हुए जो उनकी सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट में जो कंडीशनिंग हो सकती है और उसका हम उस नॉलेज का हम किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका भी ध्यान दिया जाना चाहिए। और इस पर्सपेक्टिव में इसी बात पर फोकस किया जाता है। देन सोशियो कल्चरल कंडीशनिंग इज बेसिकली अ थियरी that contends that individuals could learn the appropriate behaviors simply by observing others receiving rewards or punishments। यानी कि जैसा हम अभी बात कर रहे थे कि अपने सराउंडिंग में, अपनी सोसाइटी में ये देखते हुए कि किस तरह के लोगों के जो बिहेवियर हैं उनको रिवॉर्ड मिलता है या किस तरह के बिहेवियर करने पर पनिशमेंट मिलती है या किसी प्रकार का नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस मिलता है। तो इस तरह की जो ऑब्जर्वेशन है, ये ऑब्जर्वेशन कहीं ना कहीं खिलाड़ी अपने हम कह सकते हैं सबकॉन्शियस लेवल पर वो करते रहते हैं और इसके बारे में वो अवेयर भी होते हैं और कहीं ना कहीं कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली वो इन चीज़ों को ऑब्जर्व करते रहते हैं, ध्यान देते हैं, और इस वजह से वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से अफेक्ट भी होते हैं और उनकी जो लर्निंग है वो इस्टेब्लिश होती है। और इस वजह से जो उनकी कंडीशनिंग है
उसमें सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और यहाँ पर यह भी देखा गया है दैट यूजुअली जो रोल मॉडल है जिसको वो कॉपी करते हैं या इमिटेट करते हैं या ऑब्जर्व करते हैं, उसका क्या इन्फ्लुएंस है उनके ऊपर, यानी वो कितना उनके लिए इन्फ्लुएंशियल है। जो रोल मॉडल है उसका इन्फ्लुएंशियल होना ये तय करता है कि कितना ज़्यादा वो एथलीट या वो पर्सन उसको फॉलो करेगा या ऑब्जर्व करेगा या जो उसकी एक्टिविटी है उसको कॉपी करने की कोशिश करेगा। तो इस प्रकार से हमें सोशो कल्चरल कंडीशनिंग का भी हम ध्यान रखते हैं एज ए स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, और किस तरह से ये एथलीट को, हमारे स्पोर्ट्स पर्सन को प्रभावित करेगा, इस पर भी हम फोकस करते हैं या ध्यान रखते हैं। देन जो अगला पॉइंट है जिस पर हम चर्चा करेंगे दैट इज़ अबाउट फीडबैक। और फीडबैक एक प्रकार का हम कह सकते हैं बिहेवियरिस्ट इंटरवेंशन है, और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि किसी भी व्यक्ति को यदि उसके जो परफॉर्मेंस है या जो उसकी एक्टिविटी है या जो भी उसके अंदर चेंजेस हैं, अगर हम उसको उसके लिए टाइमली उसको उसके बारे में बताते हैं, उसको प्रॉपर फीडबैक देते हैं, उसको ठीक से हम हर बात के बारे में उसको जानकारी देते हैं, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है उस व्यक्ति को मोटिवेटेड रखने में और उस व्यक्ति को इन्वॉल्व रखने में उस प्रोसेस में। इसलिए जो फीडबैक है वो व्यक्ति को इन्वॉल्वमेंट बनाए रखने के लिए और उसका मोटिवेशन बढ़ाने के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। और इसीलिए जो फीडबैक है उसका यूज़ हम करते हैं टू अटेनमेंट ऑफ रिस्पॉन्स इंफॉर्मेशन, एंड इससे हम ये कोशिश करते हैं देखने की कि जो लर्निंग उसकी हो रही है, अगर वो फीडबैक हम उसको टाइमली प्रोवाइड करेंगे तो उसकी लर्निंग और स्ट्रेंथन होगी, यानी कि वो अपनी उस बिहेवियर को जो उसके बारे में जिसको जब उसको पॉजिटिव फीडबैक मिलता है तो वो उसको और स्ट्रेंथन करता है, या फिर जब उसको उसके बारे में नेगेटिव फीडबैक मिलता है तो वो उसको कोशिश करता है कि किसी तरह से उस बिहेवियर को अवॉइड करे या फ्यूचर में रिपीट ना करे। देन फीडबैक कैन बी यूज्ड टू रीइंफोर्स, डिस्करेज, शेप और पनिश बिहेवियर्स, यानी कि फीडबैक के माध्यम से हम किसी व्यक्ति के या किसी स्पोर्ट्स पर्सन के पर्टिकुलर बिहेवियर को रीइंफोर्स कर सकते हैं, यानी उसकी स्ट्रेंथ को हम बढ़ा सकते हैं, और इस पॉसिबिलिटी को हम बढ़ाएंगे कि फ्यूचर में वो बिहेवियर बार बार वो व्यक्ति करे, और या तो हम उसको डिस्करेज कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में वो बिहेवियर रिपीट होने की जो चांसेस हैं वो वीक हो जाएं। साथ ही साथ हम फीडबैक के माध्यम से शेपिंग कर सकते हैं बिहेवियर की, या जो डिज़ायरेबल जो आउटकम है या बिहेवियर है उसकी दिशा में हम व्यक्ति को लेके जा सकते हैं, और इस तरह से हम उसके बिहेवियर को उसकी शेपिंग कर सकते हैं। देन हम पनिशमेंट के माध्यम से उसके उस बिहेवियर को इरेडिकेट कर सकते हैं, यानी फीडबैक के माध्यम से कहीं ना कहीं हम उसके अंदर जो पनिशमेंट है उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और ये इंश्योर कर सकते हैं कि फ्यूचर में वो व्यक्ति उस बिहेवियर को रिपीट ना करे। देन एक स्टडी की गई थी फीडबैक से ही संबंधित, और उस स्टडी में कुछ स्टूडेंट्स को लिया गया था एक कॉलेज में, और इस स्टडी में ये देखा गया कि जो फिज़िकल ट्रेनिंग की जो क्लास थी, ये एक प्रकार की हम इसको स्पोर्ट्स क्लास मान सकते हैं, और फिज़िकल ट्रेनिंग की इस क्लास में उन बच्चों को उनकी परफॉर्मेंस के बारे में इनको पहले दो ग्रुप में बांटा गया, एक ग्रुप ए और दूसरा ग्रुप बी। और ग्रुप ए को जो उसकी परफॉर्मेंस थी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक लंबे समय तक ये देखा गया कि करीब करीब 1 महीने के समय तक जो ग्रुप ए में जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे, जितने भी स्टूडेंट्स थे, उनको समय समय पर ये बताया जाता था कि वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, किस तरह से उनका स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, और अभी क्या क्या चीज़ें उनके और सुधार करने की उनको ज़रूरत है, और किन किन एरियाज़ में वो बेहतर कर रहे हैं पहले से। तो इस प्रकार की उनको पूरी फीडबैक दी जा रही थी, जबकि जो दूसरा जो ग्रुप था उसको किसी भी प्रकार का कोई भी फीडबैक नहीं दिया जाता था, और वो सिंपली अपना कार्य करते थे, यानी अपनी ट्रेनिंग पूरी करते थे और चले जाते थे। तो ये 1 महीने के बाद जब ये रिजल्ट देखा गया कि दोनों ग्रुप में ज़्यादा स्किल किसने एक्वायर किया, ज़्यादा स्किल इंप्रूवमेंट किसका हुआ, तो इट वाज फाउंड कि जिस ग्रुप को फीडबैक दिया जा रहा था उस ग्रुप के अंदर स्किल जो एनहांसमेंट था वो ज़्यादा था कंपैरेटिवली दूसरे ग्रुप के
और साथ ही साथ जो उनका ओवरऑल इन्वॉल्वमेंट और मोटिवेशन था उस स्पोर्ट्स में, उस पूरे ट्रेनिंग प्रोसीजर में, वो भी बहुत बढ़ा हुआ था। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि फीडबैक जो है वो एक पॉजिटिव रोल प्ले करता है इन डिसाइडिंग द इन्वॉल्वमेंट एंड मेंटेनिंग मोटिवेशन ऑफ द स्पोर्ट्स पर्सन। देन अगला फीडबैक से संबंधित एक और इम्पॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है, दैट इज फीडबैक हैज़ अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन सेल्फ एफिकेसी, परफॉर्मेंस एंड डिसीजन मेकिंग। यानी कि फीडबैक के द्वारा हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि जो स्पोर्ट्स पर्सन है उसकी सेल्फ एफिकेसी बढ़ेगी, यानी उसका जो खुद के ऊपर जो विश्वास है, उसको जो लगता है कि वो किसी टारगेट को पूरा कर सकता है या किसी स्किल को वो अचीव कर सकता है। तो इस तरह की जो उनकी अपने सेल्फ के ऊपर एक उनको अपनी एफिशिएंसी पे एक कॉन्फिडेंस है वो बूस्टअप होता है। साथ ही साथ जो उनका ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो भी बेटर होता है, और इसके अलावा जो उनकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है वो भी विद द टाइम इम्प्रूव होती है, क्योंकि अगर उनको बार बार ये फीडबैक दिया जाए कि आप बेहतर कर रहे हैं या आपने यहाँ पर ये गलती की, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि अब वो सही और गलत के बीच में चुनाव कर सकते हैं, और विद द टाइम उनकी ये लर्निंग हो जाती है कि वो कौन से सही डिसीजंस लेते हैं, किन मोमेंट्स पे वो ज़्यादा बेहतर कर रहे हैं और कहाँ पर उनको किन डिसीजंस को नहीं लेना चाहिए था। तो इस तरीके से जो उनकी ओवरऑल एक डिसीजन मेकिंग जो एबिलिटी है वो भी एनहांस होती है। तो फीडबैक के माध्यम से हम इन तीनों को, यानी सेल्फ एफिकेसी, परफॉर्मेंस और डिसीजन मेकिंग को एनहांस कर सकते हैं। देन फीडबैक कैन बी इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, और यहाँ पर हम देखते हैं कि फीडबैक जो है उसको व्यक्ति उसको इंट्रिंसिकली भी वो पाता है और एक्सट्रिंसिकली भी, यानी कि जो एथलीट होगा उसको फीडबैक खुद से सेल्फ भी मिलता है कई बार, क्योंकि जब वो कोई स्किल अचीव करने की कोशिश करता है या स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता है, तो वो जब अपना ट्रेनिंग प्रोसेस करता है तो उसको खुद से इंटरनली भी ये अपना एक अंदाज़ा उसको लगता है, या इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन उसे खुद इसका वो अंदाज़ा लगा पाता है कि वो कितना बेहतर कर रहा है या पहले से वो कितना सुधार कर रहा है। और इस तरह की जो उसकी एक इंटरनल उसका मैकेनिज्म है फीडबैक का, या जो उसका एक इंटरनल सिस्टम है इंफॉर्मेशन गैदर करने का, वहाँ से वो एथलीट इंफॉर्मेशन ले सकता है। देन जो आउटर यानी एक्सटर्नल वर्ल्ड से जो उसको फीडबैक मिलता है, और ये फीडबैक उसको अपने स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, अपने कोच, अपने जो भी उसके फेलो जो उसके टीममेट्स होंगे, उन वहाँ से उसको ये सब फीडबैक्स मिल सकते हैं। और इस तरीके से जो फीडबैक होगा वो इंट्रिंसिकली यानी विद इन सेल्फ वो जनरेट होगा फीडबैक, या फिर बाहर से यानी कोचेस से या एक्सपर्ट्स से वो फीडबैक मिलेगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि फीडबैक कैन बी बोथ इंट्रिंसिक एज वेल एज एक्सट्रिंसिक। उसके बाद वर्बल इंस्ट्रक्शन जो है दैट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एक्सट्रिंसिक फीडबैक, और कोचेस भी अक्सर और एक्सपर्ट्स भी जो होते हैं वो वर्बल कम्युनिकेशन का या वर्बल इंस्ट्रक्शन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो जो स्पोर्ट्स पर्सन के साथ जो शेयर करना चाहते हैं, जो बताना चाहते हैं, वो उनको बता सकें। इसलिए ये देखा गया है दैट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव फीडबैक वर्सेस नेगेटिव फीडबैक। अगर हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फीडबैक या नेगेटिव फीडबैक दे देते हैं तो इसके कुछ काउंटर कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। यानी अगर हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फीडबैक देंगे तो कहीं ना कहीं जो एथलीट है उसके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ सकता है, कॉम्प्लेसेंसी आ सकती है, और अगर कहीं हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव फीडबैक देंगे तो उस एथलीट के अंदर एक सेल्फ डाउट क्रिएट हो सकता है और कहीं ना कहीं उसको उस गेम से एक खिंचाव महसूस हो सकता है। तो इस तरह से पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक के बीच में एक बैलेंस बना के रखना ज़रूरी होता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर फीडबैक का जो टाइप है वो बहुत ज़्यादा ना हो जाए, या उसके कुछ हमें ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स ना मिल जाए, या यूँ कह लें कि उसके कोई नेगेटिव आउटकम्स ना हो जाएं। तो इस तरह से पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव फीडबैक का एक बैलेंस बनाकर एक्सपर्ट्स को रखना चाहिए, चाहे वो कोचेज़ हों या स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हों, सभी को इस दिशा में इस बात का ध्यान रखना चाहिए। देन टाइमिंग ऑफ द फीडबैक, और यदि जो फीडबैक है वो उसका टाइमिंग जो है वो इमीडिएट ना हो करके थोड़ा सा डिलेड हो, यानी कि इसका तात्पर्य यहाँ पर ये है कि जो एथलीट है वो खुद भी अपनी परफॉर्मेंस के बारे में बहुत ज़्यादा समय उसको इस बात का अंदाज़ा रहता है कि उसने बेहतर किया या ख़राब किया या उसके अंदर कोई कमी रह गई, तो कहीं ना कहीं वो अपना एक सेल्फ एनालिसिस अपना वो करता रहता है, और इस वजह से
उसको ये मौका दिया जाना चाहिए उस एथलीट को या स्पोर्ट्स पर्सन को कि वो अपना एक सेल्फ एनालिसिस इवैल्यूएशन कर ले, और उसके बाद जब वो उस चीज़ के बारे में अपना एक ओपिनियन डेवलप कर ले, देन ओनली व्हेन रिक्वायर्ड, तब अगर हम उसको फीडबैक प्रोवाइड करें तभी वो फीडबैक ज़्यादा कारगर होगा। और इसलिए हमें ट्रेनिंग सेशंस के तुरंत बाद या किसी गेम के तुरंत बाद हम उसको फीडबैक ना दें, बल्कि आफ्टर सम टाइम, यानी कि थोड़ा समय बीत जाने के बाद जब हम उससे उसके बारे में चर्चा करते हैं तो वो एथलीट ज़्यादा रिस्पॉन्सिवली, यानी हम कहेंगे कि वो ज़्यादा बेहतर ढंग से उस फीडबैक को वो रिसीव करता है। देन एक और इसमें एस्पेक्ट है दैट समटाइम्स इट हैज़ बीन सीन कि जो ऑलरेडी हाईली प्रोफेशनल एथलीट्स होते हैं वो खुद अपने एरिया में इतने एक्सपर्ट होते हैं कि उनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फीडबैक की आवश्यकता नहीं होती, और अगर उनको बहुत ज़्यादा फीडबैक दिया जाए तो वो कहीं ना कहीं ये फील करने लगते हैं दैट द कोच और द एक्सपर्ट या स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, उसको ये लगता है कि मैं अपना गेम सही से नहीं खेलता हूँ या मैं अपने गेम के बारे में बेहतर तरीके से नहीं जानता, तो इस तरीके का उनका एक ओपिनियन डेवलप हो सकता है। इसलिए टू मच ऑफ फीडबैक इज़ नॉट गुड फॉर एनी एथलीट। तो इस प्रकार से हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम एथलीट्स को केवल रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फीडबैक, यानी एक उतना ही जितना ज़रूरी हो उतना ही फीडबैक उनको हम दें। देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पर्सपेक्टिव इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, एंड दैट इज़ कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव या कॉग्निटिव अप्रोच। और कॉग्निटिव प्रैक्टिशनर्स का जो प्रयास होता है वो ये होता है दैट दे वांट टू हेल्प इंडिविजुअल्स so that they can think about more productivity or enhance productivity and also feel satisfied with their game or sports। तो यानी कि जो कॉग्निटिव प्रैक्टिशनर्स हैं उनका ये प्रयास होता है कि वो जो स्पोर्ट्स पर्सन है उसकी परफॉर्मेंस को एनहांस करें, साथ ही साथ जो उसकी ओवरऑल वेलबींग है, बिकॉज जो उसका माइंडसेट है यानी उसका जो मेंटल हेल्थ है, जो उसके थॉट्स हैं, कहीं ना कहीं उसके कॉग्निटिव लेवल पर जो प्रोसेसिंग हो रही है उसकी वजह से उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस और साथ ही साथ उसका ओवरऑल वेलबींग वो सभी प्रभावित होता है। तो कॉग्निटिव जो साइकोलॉजिस्ट है या जो कॉग्निटिव अप्रोच के तहत जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं उनका जो प्राइमरी एम होता है वो यही होता है टू मेंटेन अ पॉजिटिव कॉग्निटिव सेट, यानी कि एक बेहतर पॉजिटिव एनवायरनमेंट या पॉजिटिव माइंडसेट बनाए रखना एथलीट्स का, सो दैट कि उनका जो एक परफॉर्मेंस एनहांसमेंट भी हो सके और साथ ही साथ उनका जो ओवरऑल सेटिस्फेक्शन है फ्रॉम द गेम, फ्रॉम द लाइफ, वो भी बेहतर हो सके। इसके बाद स्कीमास चेंज बाय द एक्विजिशन ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन एंड एन इंडिविजुअल कैन बी हेल्प्ड टू क्रिएट न्यू स्कीमास थ्रू न्यू एक्सपीरियंसेस। यानी कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट या जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव का यूज़ करते हैं वो स्कीमास को, जो कि एक मेंटल रिप्रेजेंटेशंस होते हैं, उनको हम प्रयास करते हैं कि जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो नए नए स्कीमास जो उनके लिए पॉजिटिव रिजल्ट जो ला सकते हैं या जो उनके लिए एक हम कह सकते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस को एनहांस करने में हेल्पफुल होंगे, इस तरह के उनको स्कीमास उनके अंदर डेवलप करना, ये एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट का जो कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव में जो कार्य करते हैं उनके लिए ये टारगेट होता है कि वो ऐसे न्यू स्कीमास को डेवलप करें विद इन द एथलीट, ताकि उनका एक पॉजिटिव माइंडसेट क्रिएट हो और जो उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो एनहांस हो सके। साथ ही साथ देयर आर सेवरल टेक्निक्स यूज्ड टू हेल्प एन इंडिविजुअल change their thought processes including imagery, attribution and self task। यानी कि कुछ और विधियां भी हैं जिनकी मदद से जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हैं वो अपने जो भी क्लाइंट है या स्पोर्ट्स पर्सन है उसकी वो हेल्प करते हैं, सो दैट वो अपने थॉट प्रोसेसेस को इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन दे कैन डायरेक्ट देयर थॉट्स इन पॉजिटिव वे। और इसके लिए वो इमेजरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, एट्रीब्यूशन का इस्तेमाल कर सकते हैं एंड ऑल्सो सेल्फ टॉक। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी जो एक इमेजिनेशन जो पावर है यहाँ पर उसका उपयोग किया जाता है
और उनको ये ट्रेन किया जाता है इस तरीके से कि वो अपनी इमेजिनेशन में पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लाएं और इमेजिनेशन के थ्रू वो ज़्यादा पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पर फोकस करें, और साथ ही साथ जो उनका एट्रीब्यूशन का प्रोसेस है, यानी कि वो किन चीज़ों को कारण मानते हैं आउटकम्स का या बिहेवियर का, उन चीज़ों में वो एट्रीब्यूशन में ये करना सीखें कि वो सेल्फ ब्लेम ना करें और हमेशा इस बात पर ध्यान दें कि जो कंडीशन है कहीं ना कहीं वो उसको बदल सकते हैं, उसको सुधार सकते हैं, यानी कंट्रोल उनको अपने हाथ में रखना होगा। तो इस प्रकार का जो एट्रीब्यूशन मैकेनिज्म है उसको एनहांस किया जा सकता है, उसको बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो टेक्निक्स हैं, और इसमें सेल्फ टॉक भी एक टेक्निक है जिसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो एथलीट है, जो स्पोर्ट्स पर्सन है, वो खुद से टॉक करे, वो खुद के अपनी जो फीलिंग्स हैं उनको वो ऑब्जर्व करे और उनको वो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट भी करे और अपने आप को ज़्यादा बेहतर ढंग से वो समझ पाए। इसके लिए उनको सेल्फ टॉक की ट्रेनिंग देना भी एक एस्पेक्ट है जो कि कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव के अंडर में दिया जाता है। देन कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस एक इस प्रकार का, ये हम कह सकते हैं कि ये प्रॉब्लम होता है और ये एक प्रकार का बायसनेस या एरर होता है इन द लेवल ऑफ, हम कह सकते हैं स्कीमाज, या जो हमारा जो मेंटल सेट होता है किसी भी एथलीट का, उसमें बहुत सारी ऐसे कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस आ जाते हैं विद द टाइम, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो अपने जो रियलिटी है उसको न मानते हुए वो दूसरे अननेसेसरी थॉट्स को वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानने लगते हैं या उन पर वो ज़्यादा फोकस करते हैं या ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो इस तरह के जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हैं उनको भी विद द टाइम रिमूव करने का या इरेडिकेट करने का प्रयास किया जाता है इन द कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव। और ये कुछ डिस्टॉर्टेड थॉट्स की जो यूजुअली एथलीट्स में पाया जाता है उसकी एक लिस्ट है यहाँ पर, जिसको मैं आपके साथ यहाँ पर चर्चा करूँगा और हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि यूजुअली जो एथलीट्स होते हैं वो किस तरह के डिस्टॉर्टेड थॉट्स अमूमन उनके अंदर आते हैं या प्रिवलेंट होते हैं। तो ये हम लोग प्रयास करेंगे यहाँ समझने का कि ये जो डिस्टॉर्टेड थॉट्स हैं इनका नेचर कैसा है। तो जो सबसे पहला जो डिस्टॉर्शन है इन द थॉट्स ऑफ द एथलीट्स वो है कि दैट समटाइम्स दे होल्ड परफेक्शनिस्ट बिलीव्स, यानी कि उनको ये लगने लगता है और कहीं ना कहीं वो ये मानते हैं कि एक परफेक्शनिस्ट अप्रोच होना चाहिए या परफेक्शन को अचीव किया जा सकता है या परफेक्शन की तरफ हमें बढ़ना चाहिए, यानी कि कहीं ना कहीं हमें विदाउट एरर एक ऐसा इंसान बनना है जो कोई भी गलती ना करे, किसी भी तरह का उसके अंदर कोई भी फ्लॉ ना हो। तो ये कहीं ना कहीं एक हम कह सकते हैं डिस्टॉर्टेड थॉट प्रोसेस है, बिकॉज ह्यूमन बींग्स जो हैं वो कंटिन्यूअसली न्यू सिचुएशंस को फेस करते हैं और ऐसी बहुत सारी हमारे बिहेवियर में कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं जिसकी वजह से परफेक्शन जैसी जो स्टेट है वो यूजुअली एक हाइपोथेटिकल स्टेट है और हम उसको अचीव नहीं कर सकते क्योंकि हमें केवल बेटर होने का प्रयास करना चाहिए, परफेक्ट होने का नहीं। तो ये जो पर्सपेक्टिव में जो डिफरेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार जब हम परफेक्शनिस्ट होने के लिए प्रयास करते हैं तो हमें कई बार निराशा हाथ लगती है। देन सेकेंड काइंड ऑफ डिस्टॉर्टेड थॉट इज कैटास्ट्रोफाइजिंग अबाउट द फ्यूचर, यानी कि हम अपने भविष्य में होने वाली घटनाओं का या जो भविष्य में होने वाला है उसके बारे में बहुत ज़्यादा चिंता करें या बहुत ज़्यादा आउट ऑफ प्रोपोर्शन हम उसको जो है तरजीह दें या उसको इम्पॉर्टेंट माने। तो इस प्रकार का जो हमारा अप्रोच होता है कहीं ना कहीं वो हमारे आज को डिस्टर्ब करता है, यानी प्रेजेंट में जो हमारी परफॉर्मेंस है, जो हमारा प्रयास होगा, उन सभी को वो नेगेटिवली अफेक्ट करेगा क्योंकि हमारा ज़्यादा फोकस फ्यूचर के बारे में होगा, यानी फ्यूचर में हम किस प्रकार से चीज़ें हो जाएंगी, क्या गलत हो जाएगा या क्या अच्छा हो जाएगा। इस तरह से हम ज़्यादा अगर केवल आगे के बारे में सोचेंगे तो जो हमारा रियल एफर्ट जो हमें आज लगाना है हम वहाँ पर अपना एफर्ट नहीं दे पाएंगे। तो इस तरीके से फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाकर के सोचना ये एक प्रकार का कॉग्निटिव डिस्टोर्शन होता है जो कि यूजुअली एथलीट्स में पाया जाता है। देन देयर इज़ अ बिलीफ दैट सेल्फ वर्थ इज डिपेंडेंट ऑन अचीवमेंट। कई बार एथलीट्स को ये लगने लगता है या इस प्रकार की थिंकिंग उनके अंदर डेवलप हो जाती है दैट अगर वो अचीवमेंट नहीं कर पाते हैं या किसी तरीके से वो अपने स्पोर्ट्स में या कंपटीशन में बहुत हाई अचीवर नहीं बनते हैं तो उनकी लाइफ का कोई वर्थ नहीं होगा या उनका अपना कोई वर्थ नहीं होगा, यानी वो कहीं ना कहीं
उनकी कोई वैल्यू नहीं होगी या वो कोई एक बेहतर इंसान बनने की दिशा में वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इस प्रकार के जो कई बार वो परफॉर्मेंस से लिंक कर देते हैं अपनी ओवरऑल लाइफ को या अपनी ओवरऑल सेल्फ वर्थ को, तो ये एक प्रकार का कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है जिससे एथलीट्स को हम कह सकते हैं कि इस तरह की जो थिंकिंग डेवलप करने से उनको रोका जाना चाहिए या उनको हेल्प करना चाहिए कि इस प्रकार का थॉट उनके अंदर डेवलप ना हो। देन पर्सनलाइजेशन, यानी कि एथलीट्स को कई बार ये लगने लगता है कि जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी उन्हीं के इर्द गिर्द चल रही हैं, यानी कि दे आर द सेंटर फोकस ऑफ एवरीथिंग। और ये इस वजह से कई बार उन्हें जब चीज़ें उनके हिसाब से नहीं होती या जब उनको पूरा अटेंशन नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं उनको ये लगने लगता है कि दैट वो फिर डिसओरिएंटेड फील करते हैं या अनमोटिवेटेड वो फील करते हैं। तो इस तरीके से उनको हर चीज़ को अपने बारे में लेकर के सोचना या केवल अपने हिसाब से ही हर बात को देखने का प्रयास करना, इस तरह के थॉट से भी उनको बचना चाहिए। और इस तरह से जो अगला प्रॉब्लम है, दो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन यूजुअली एथलीट्स में देखा जाता है, वो है फॉलेसी ऑफ फेयरनेस और अनफेयरनेस। यानी यूजुअली एथलीट्स के अंदर इस प्रकार का एक थॉट डेवलप हो जाता है कि उनके साथ जो भी हो रहा है सब बुरा हो रहा है, यानी सब अनफेयर हो रहा है। जैसे अगर हम रेफरी के बिहेवियर की बात करें तो उनको ये लग सकता है कि रेफरी ने जानबूझ करके उनके साथ कुछ गलत किया या उनकी जो किस्मत है वही ठीक नहीं चल रही है, इसलिए रेफरी भी उनके पक्ष में नहीं है। इस प्रकार की कई बार डिस्टॉर्शंस या इस तरह के नेगेटिव थॉट्स उनके अंदर आ सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों का भी इस एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट को या एक एक्सपर्ट को ध्यान देना चाहिए। देन समटाइम्स स्पोर्ट्स पर्सन जो हैं वो सेल्फ ब्लेमिंग डेवलप कर लेते हैं, यानी वो हर प्रकार की जो नेगेटिव आउटकम है उसके लिए खुद को जिम्मेदार मानने लगते हैं और ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं जो भी नेगेटिव आउटकम्स हैं या उनके स्पोर्ट्स से रिलेटेड या उनकी लाइफ से रिलेटेड, उसके लिए वो खुद जिम्मेदार हैं और उनकी अपनी गलती की वजह से उनके साथ जो भी गलत हो रहा है या वो जो भी स्पोर्ट्स में अचीव नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके लिए वो खुद को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। और इस प्रकार की जो थॉट प्रोसेस है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं उनकी जो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो भी गिरती है और साथ ही साथ जो उनका ओवरऑल जो वेलबींग है वो भी प्रभावित होता है। देन पोलराइज्ड थिंकिंग, यानी कि एक्सट्रीम तरह के थॉट्स को डेवलप करना, यानी कि जो एथलीट्स होंगे वो बहुत ही पोलराइज्ड वे में किसी एक पर्टिकुलर ओपिनियन की तरफ बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड हो जाते हैं। तो इस तरह के जो डिस्टॉर्शंस हैं, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस, ये एथलीट्स के अंदर अमूमन देखे जाते हैं। और कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव में इस तरह के जितने भी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हैं उनको प्रयास किया जाता है कि किस तरीके से इनको रिड्यूस किया जाए या इनको डेवलप ना होने दिया जाए, या अगर ये डेवलप हो भी गए हैं देन देयर इज़ अ नीड टू चैलेंज सच काइंड ऑफ डिस्टॉर्शंस। और इस तरह का जो प्रयास है वो कॉग्निटिव इंटरवेंशन यानी कि कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग के माध्यम से उसको पूर्ण किया जाता है या उसको अचीव किया जाता है। एंड CBT यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का इस्तेमाल करके कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग की जाती है और इसमें यह प्रयास किया जाता है कि इस तरह के जितने भी डिस्टॉर्शंस हैं जो कॉग्निटिव लेवल पर मौजूद हैं एक एथलीट में, उनको रिड्यूस किया जाए और उनके अंदर पॉजिटिव जो मेंटल सेट है उसको क्रिएट किया जाए, सो दैट कि उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस और उनकी ओवरऑल वेलबींग दोनों ही उसको अचीव किया जा सके। देन नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। और ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव में इस प्रकार के अप्रोच में ये देखा गया है दैट यूजुअली जो एथलीट्स हैं उनको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी उनकी इस कैपेसिटी पे फोकस किया जाता है कि उनके अंदर ये गुण है, ये इनेट कैपेसिटी है कि वो खुद को बेहतर बनाएंगे, अपने पोटेंशियल को अचीव करेंगे। इसलिए इस तरह के पर्सपेक्टिव में ज़्यादा जोर इस बात पर होता है कि एथलीट्स के अराउंड एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, एक ऐसा उनके लिए एक पॉजिटिव कंडीशनिंग या एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करनी है ताकि वो अपने बेस्ट को अचीव कर सकें और ख़ुद को एक्सप्लोर कर सकें और ज़्यादा बेहतर बन सकें। और इसके लिए जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है सो दैट कि एथलीट से जो एक्सपर्ट्स हैं या जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हैं वो ज़्यादा बेहतर ढंग से उनके साथ कम्युनिकेट कर सकें, इसके लिए ज़रूरी है कि वो उनके साथ कॉन्ग्रुएंस रखें, यानी कि
वो उनकी सेम स्केल पर आकर के उनसे बात करें, उनके थॉट्स को शेयर करें और उनकी जो बिलीव्स हैं उनको वो उनको अपने लेवल पर आकर उसको समझने का प्रयास करें और साथ ही साथ वो उनके साथ एक सिमिलर प्लेटफॉर्म पर आकर के बात करने की कोशिश करें। देन देयर हैज़ टू बी रिस्पेक्ट, यानी कि एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है। जो एक्सपर्ट है, जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट है, उसके लेवल पर भी जो इंडिविजुअल है या स्पोर्ट्स पर्सन है उसकी इंडिविजुअलिटी को या उसकी जो हम कह सकते हैं कि जो उसके पर्सनल ओपिनियंस हैं, बिलीव्स हैं, उनका रिस्पेक्ट होना ज़रूरी है। और साथ ही साथ एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट को अपने क्लाइंट के साथ एम्पैथेटिक होना चाहिए, यानी उसको ये वहाँ पर उसके पास ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो अपने क्लाइंट की फीलिंग्स को समझ सके, उसकी जो परेशानियां हैं वो उसके बारे में एक बेहतर तरीके से अपने आप को वो अवेयर कर सके। तो इस तरीके का जो ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव है, इसमें कहीं ना कहीं जो इनके बीच की बॉन्डिंग है उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की बात होती है, सो दैट कि जो एक्सपर्ट है वो उस खिलाड़ी के ज़्यादा नज़दीक आ सके, उसके साथ उसकी ज़रूरतों को समझ सके और उसको फैसिलिटेट कर सके ताकि वो अपने फुलेस्ट पोटेंशियल को अचीव करे। देन देयर इज़ इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर इन स्पोर्ट, और इसलिए जो भी इंटरवेंशंस दिए जाते हैं टू द प्लेयर्स या टू द स्पोर्ट्स पर्सन, वो कहीं ना कहीं उस कल्चरल पर्सपेक्टिव में होने चाहिए और वो उस कल्चरल पर्सपेक्टिव में या उस कल्चर में जो मीनिंगफुल जो इंटरवेंशंस हैं उनको ध्यान में रखते हुए उन्हीं को वहाँ पर सेलेक्ट किया जाना चाहिए फॉर दैट पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट या उस पर्टिकुलर एथलीट के लिए। और इसके लिए जो एक्सपर्ट होंगे या स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट होंगे उनको उस पर्टिकुलर कल्चर के बारे में उनको अवेयरनेस रखना ज़रूरी है और साथ ही साथ उनको उस कल्चर में किन बातों को ज़्यादा फोकस किया जाता है, किन बातों को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है, इसके बारे में उनको अपनी एक पूरी ओवरऑल हम कह सकते हैं अपनी खुद की भी उनकी समझ को उन्हें डेवलप करना चाहिए। देन कल्चर इज समथिंग विच इज़ शेयर्ड, ट्रांसमिटेड थ्रू लर्निंग, हेल्प्स शेप बिहेवियर्स एंड बिलीफ एंड दैट इज़ डायनामिक। यानी कि कल्चर अपने आप में एक ऐसी हम कह सकते हैं एंटिटी है जो लोग यानी जो व्यक्ति हैं वो सीखते हैं उसको अपने समाज से, अपने लोगों से, जो सोसाइटी में उनके लोग हैं उनसे वो उनको सीखते हैं कल्चर को, और साथ ही साथ कल्चर के आधार पर उनका जो बिहेवियर है और जो उनकी बिलीफ्स हैं वो शेप होते हैं, यानी उसके हिसाब से कहीं ना कहीं वो मोल्ड होते हैं या उसके हिसाब से वो उसकी जो स्ट्रक्चरिंग है वो कहीं ना कहीं कल्चर पर डिपेंड करती है। और साथ ही साथ कल्चर जो है वो एक डायनामिक प्रोसेस है, यानी कि कल्चर एक ऐसा प्रोसेस है जो कंटिन्यूअसली इवॉल्व होता रहता है, विद द टाइम चेंज होता रहता है। तो इसलिए किसी भी एक्सपर्ट को जो कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कल्चर, अबाउट द मीनिंगफुल एस्पेक्ट्स विद इन दैट कल्चर, वो सभी उनको जानकारी रखनी चाहिए या उसके बारे में उनको अवेयरनेस होना चाहिए और उस पर आधारित होकर के उन्हें अपनी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। देन कल्चर ऑल्सो एग्जिस्ट्स एट मल्टीपल लेवल्स विद मैनी मॉडल्स बीइंग डेवलप्ड टू इलस्ट्रेट दिस कॉम्प्लेक्सिटी। और इस तरह से हम देखते हैं कि जो कल्चरल जो इम्पॉर्टेंस है उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ग्रुप कोहेजन, यानी कि समूह सामंजस्य। यूजुअली जो एथलीट्स या स्पोर्ट्स पर्सन एक टीम में खेलते हैं या एक तरह से हम कह सकते हैं वो टीम स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, तो इस तरह के जो एथलीट्स हैं उनके जो ग्रुप कोहेजन की जो उनकी हम कह सकते हैं फीलिंग है उसको एनहांस करने के लिए जो उनका कल्चरल एस्पेक्ट है उसको भी ध्यान में रखा जाना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ जो ग्रुप कोहेजन के अंदर दो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, उसमें पहला है टास्क कोहेजन, यानी कि द एक्सटेंट टू विच ग्रुप मेंबर्स वर्क टुगेदर इन ऑर्डर टू कंप्लीट अ गिवन टास्क, यानी कि विद इन द जो टीम है उसमें टास्क को पूरा करने को लेकर के, यानी यूजुअली यहाँ पर जो टास्क होता है वो उस गेम को बेहतर ढंग से खेलना या उस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में जीत हासिल करना या एक टीम की तरह खेलना, ये एक वहाँ पर क्वालिटी इम्पॉर्टेंट होती है। तो
यूजुअली जो उसके मेंबर्स होंगे, टीम मेंबर्स होंगे, वो कहीं ना कहीं ये प्रयास करेंगे कि वो अपने टास्क को लेकर के उनके बीच में कितना ज़्यादा कोऑर्डिनेशन है और वो एक दूसरे की कितनी हेल्प कर रहे हैं, कितना ज़्यादा एक दूसरे से मिल करके एज अ टीम वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ सोशल कोहेजन। और सोशल कोहेजन इज़ अबाउट द एक्सटेंट टू विच ग्रुप मेंबर्स डेवलप एंड मेंटेन सोशल बॉन्ड्स बिटवीन ईच अदर। यानी कि यहाँ पर केवल ये बात नहीं होती कि जो उनकी परफॉर्मेंस है वो कैसी होगी, बल्कि इनका आपस में जो रिलेशनशिप है या बॉन्डिंग है उस पर भी यहाँ पर बात होती है। तो ये दोनों ही एस्पेक्ट जो हैं ग्रुप कोहेजन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पहला टास्क कोहेजन, यानी कि जो गोल है उनका, जो टास्क है विद इन द स्पोर्ट्स, विद इन द गेम, उसको अचीव करने के लिए किस तरह से वो कलेक्टिव एफर्ट लगाते हैं। एंड देन एट सोशल लेवल, यानी कि एज अ टीम वो इंडिविजुअली एक दूसरे से कितने बॉन्डिंग रखते हैं और अपने टीम मेंबर से कितने ज़्यादा जुड़े हुए हैं, बॉन्डिंग रखते हैं। इस प्रकार की जो सोशल कोहेजन है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। देन द नेक्स्ट स्टेप इज दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट हाई ग्रुप कोहेजन is usually associated with higher productivity, consistent participation, group norms and sense of security and staying together। यानी कि जब जो कोहेजन है ग्रुप का वो ज़्यादा होगा, यानी ग्रुप के जो मेंबर्स होंगे, स्पोर्ट्स पर्सन होंगे, उनके बीच में जब सामंजस्यता ज़्यादा होगी, उनके बीच में एक बॉन्डिंग ज़्यादा बेहतर होगी, तो इसकी वजह से जो उनकी प्रोडक्टिविटी है यानी जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होगी। साथ ही साथ उनकी परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी आएगी, बिकॉज वो एज अ टीम खेलेंगे और एक टीम मेंबर होने के नाते वो एक दूसरे को इक्वली इंपॉर्टेंस देते हुए एक दूसरे के साथ चलेंगे, एज अ टीम वो वर्क करेंगे। देन दे विल ऑल्सो परफॉर्म और दे विल ऑल्सो ट्राई टू मेंटेन ग्रुप नॉर्म्स, यानी वो एक दूसरे का ध्यान भी रखेंगे, ग्रुप के अंदर किसको क्या पसंद है, किसको कैसे बिहेव करना चाहिए, इन बातों को भी वो लेकर के सेंसिटिव रहेंगे और इन चीज़ों को वो इम्पॉर्टेंट मानेंगे। साथ ही साथ दे विल हैव अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी, यानी कि उनको ग्रुप में रहते हुए एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील होगी और वो अपने ग्रुप के मेंबरशिप के नाते वो ये फील करेंगे कि दे आर बीइंग प्रोटेक्टेड और टीम उनके साथ है, इस प्रकार की जो फीलिंग है। एंड ऑल्सो स्टेइंग टुगेदर, यानी कि एक दूसरे के साथ रहना और एक दूसरे का साथ एक महसूस करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो ग्रुप कोहेजन से रिलेटेड है। और इसीलिए स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट को इस पर्सपेक्टिव पे भी काम करना चाहिए दैट हाउ टू मेंटेन ग्रुप कोहेजन, हाउ टू इंक्रीज टास्क कोहेजन एज वेल एज सोशल कोहेजन विद इन द टीममेट्स और स्पोर्ट्स पर्सन एज एन इंडिविजुअल ऑल्सो, ताकि वो ओवरऑल जब कोहेजन हाई होगा यानी जो सामंजस्यता है वो बेहतर होगी, जो टीम मेंबर वाली भावना है जब वो ज़्यादा बेहतर होगी, तो कहीं ना कहीं उनका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है, जो उनकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है वो बेहतर होगी। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट डेवलपमेंटल फैक्टर्स। एंड डेवलपमेंटल फैक्टर्स में यूजुअली ये देखा गया है दैट जो थियरी प्रपोज्ड बाय पियाजे ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसमें उन्होंने जो 4 स्टेजेस की बात की है। सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज एज वेल एज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो सेंसरी मोटर स्टेज है दैट इज फ्रॉम बर्थ up to 2 years, pre-operational stage that is from 2 to 7 years, concrete operational stage is from 7 to 11 usually years of age, and 11 and above is formal operational stage। तो हम ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो ये स्टेजेस हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, इससे जो पियाजे ने जो ये प्रपोज किया है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थियरी, इसमें हमें ये देखने को मिलता है कि जो यूजुअली स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में जो चिल्ड्रन पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि हम ये देखते हैं
कि यूजुअली स्पोर्ट्स की फील्ड में, जो कि आजकल एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव फील्ड भी है, और यूजुअली जो बच्चे हैं वो बहुत ही यंग एज से इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि जो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन है वो बहुत ही यंग एज से शुरू हो जाता है। और ऐसे में जो बच्चे हैं उनकी जो परफॉर्मेंस है और उनकी खुद से जो एक्सपेक्टेशंस हैं, और उन बच्चों से जो कि स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके कोचेस का उनके प्रति जो बिहेवियर है, उनके पेरेंट्स का जो उनके प्रति एटीट्यूड है या बिहेवियर है, ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं कि किस तरह से ओवरऑल जो वो एथलीट होगा, यानी एक चाइल्ड जो है जो कि एक एथलीट भी है, उसकी जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, जो उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस है, जो उसका ओवरऑल वेलबींग है, और जो स्ट्रेस वो फील कर रहा है ड्यू टू द गेम या ड्यू टू द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द गेम, या जो प्रेशर उस पर पड़ रहा है फ्रॉम द कोचेस और फ्रॉम द फैमिली और फ्रॉम फ्रेंड्स और कलीग्स। तो इस तरह की जो पूरी ओवरऑल एक हम कह सकते हैं कि एक बच्चे के लिए जो कि एक स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहा है, उनकी इन सभी हम कह सकते हैं प्रॉब्लम्स को समझने के लिए और उसको किस तरीके से हम और बेहतर बना सकते हैं, इसके लिए हमारे पास उनकी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो उनकी स्टेजेस हैं उसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और इस पर बेस होकर के कोई भी स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट अपना जो प्लानिंग होगा रिगार्डिंग द चाइल्ड, जो कि एक स्पोर्ट्स पर्सन भी है, उसके बारे में वो अपनी स्ट्रेटजीज डेवलप कर सकते हैं, और वो इसके बेसिस पे ये देख सकते हैं, ये तय कर सकते हैं कि किस स्टेज में बच्चे को कौन सी उससे उम्मीद की जानी चाहिए और वो कितना प्रिपेयर्ड है टू हैंडल स्ट्रेस और द टेक्निकलिटीज़ एसोसिएटेड विद कंपटीशन, और किस तरीके से वो दूसरे लोगों के साथ डील करेगा, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे वो हम कह सकते हैं कि इन द वे ऑफ इंटरेक्टिंग विद अदर्स। तो इस तरीके की जितने भी फैक्टर्स हैं, इसको समझने के लिए कहीं ना कहीं जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो पर्सपेक्टिव है या थियरी है, जो हम कह सकते हैं डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव है हमारा, वो बहुत हेल्पफुल होता है। देन वी टॉक अबाउट वाइगोत्स्कीज सोशियो कल्चरल थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। और यहाँ पर जो वाइगोत्स्की हैं, वो जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है इंडिविजुअल का, उसमें वो दो इम्पॉर्टेंट बातें करते हैं। वन इज जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, और इसमें वाइगोत्स्की ये बताने की प्रयास करते हैं कि दैट दिस पोर्शन इज एक्चुअली जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, और दिस इज व्हाट चाइल्ड हैज़ ऑलरेडी अचीव्ड या ऑलरेडी कैपेबल ऑफ अचीविंग। और ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन चाइल्ड कैन अचीव और चाइल्ड कैन अचीव दिस जोन विद द हेल्प ऑफ अदर्स। और ये अदर्स यूजुअली एक्सपर्ट्स होते हैं, जो कि पेरेंट्स भी हो सकते हैं, कोचेस भी हो सकते हैं, और वो जो भी एक्सपर्ट्स हैं जो कि उस पर्टिकुलर चाइल्ड की हेल्प कर सकते हैं उस जोन को अचीव करने में। तो इस तरह से वाइगोत्स्की का जो ये प्रपोजल है, ये भी बहुत हेल्पफुल होता है ये समझने में कि किस तरह से जो चिल्ड्रन हैं, जो चाइल्ड एथलीट्स हैं, उनको ओवरऑल अचीवमेंट करने में, या उनकी जो ओवरऑल जो उनकी जो एक्सपेक्टेशन है जिसको कि उनको अचीव करना है, उसको करने के लिए किस तरह से एक्सपर्ट्स और जो उनके पेरेंट्स हैं या उनके कोचेज़ हैं वो उनको हेल्प कर सकते हैं। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं ये भी यहाँ पर ध्यान दिया जाना चाहिए दैट चिल्ड्रन जो हैं, दे लर्न और दे यूजुअली इमिटेट देयर रोल मॉडल्स, और इसलिए जो चिल्ड्रन के जो रोल मॉडल्स हैं उन पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि दैट दे नीड टू बी, यानी कि उनकी परफॉर्मेंस को देख करके चिल्ड्रन जो हैं वो सीखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। इसलिए यहाँ पर उनके सामने, किसी भी चाइल्ड एथलीट के सामने बेहतर रोल मॉडल्स हों, उनको ज़्यादा सही तरीके से सेलेक्ट किया जाए, इसलिए ताकि कि वो उनको जब इमिटेट करें या ऑब्जर्व करें तो वो उनसे बेहतर चीज़ें सीखें। देन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी ऑल्सो एक्ट्स टू बेनिफिट एडल्ट्स एज वेल एज एल्डरली पॉपुलेशन, यानी कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में हमने अभी तक जो ज़्यादातर बात की वो प्रोफेशनल एथलीट्स को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है या किस तरीके से जो उनकी नीड है उसको कैटर किया जाता है थ्रू वेरियस साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स। अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में
जो एडल्ट्स हैं उनकी नीड्स को भी ध्यान दिया जाता है और साथ ही साथ एल्डरली पॉपुलेशन की नीड्स को भी ध्यान दिया जाता है। तो इसके लिए जो एडल्ट्स हैं यूजुअली उनको ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि, और WHO के भी अकॉर्डिंग, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, जो एडल्ट्स हैं उनको यूजुअली एक दिन में एटलीस्ट 90 मिनट्स की उनको एक्सरसाइज ज़रूरी है हेल्दी रहने के लिए। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं इंडिविजुअल्स में एक्सरसाइजिंग को लेकर के या स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन को लेकर के एक हिचक होती है या एक प्रकार का इनहिबिशन होता है। तो हमें ये देखना चाहिए कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो कहीं ना कहीं उनके अंदर ये टेंडेंसी होती है कि वो एक इनहिबिशन उनके अंदर जनरेट हो जाता है स्पोर्ट्स को लेकर के, और यूजुअली ऐसा इसलिए भी हो जाता है कि समटाइम्स दे आर नॉट कॉन्फिडेंट कि वो बेहतर कर पाएंगे या नहीं, दूसरे लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे, और साथ ही साथ अगर वो जिम जा रहे हैं या जो अपनी बॉडी इमेज है उनकी उसको लेकर के उनके मन में एक शंका रहती है, यानी कि उनकी बॉडी शेप कैसी है या उनकी जो कैपेसिटी है एज अ प्लेयर, एज एन एथलीट, वो कैसी है। ये जो उनकी सभी सेल्फ डाउट ऑन देयर कैपेसिटीज, और ये सेल्फ डाउट की जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स कॉम्पिटेंस की हम बात कर रहे हैं। और इस प्रकार से जो एडल्ट्स हैं समटाइम्स दे आर वेरी रिलेक्टेंट कि वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें या एक्सरसाइज करें। तो इस वजह से कहीं ना कहीं हम साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स का यूज़ करके और इस तरह के इंडिविजुअल्स को हम मोटिवेट करके और उनको इस बारे में अवेयर करके दैट स्पोर्ट्स इज़ फॉर ऑल, और इसमें किसी भी तरीके से उनको इनिबिशन नहीं रखना चाहिए। और इस प्रकार से हम इस पर्सपेक्टिव के थ्रू हम एज ए स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट इंडिविजुअल्स को हम प्रमोट कर सकते हैं उनके अंदर स्पोर्ट्स बिहेवियर को, ताकि वो हेल्दी भी रहें और साथ ही साथ वो एक अच्छी इंजॉयबल और फ्रूटफुल लाइफ जीने में उनको हम मदद कर सकें। देन एल्डरली पॉपुलेशन, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो वर्क विद एल्डरली पॉपुलेशन, जिसमें कि यूजुअली एल्डरली पॉपुलेशन जो है उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो काफ़ी डिफरेंट होती हैं फ्रॉम अदर पॉपुलेशन, बिकॉज उनकी जो फिज़िकल कैपेसिटीज़ हैं वो वैसी नहीं होती जैसी नॉर्मल पॉपुलेशन की या यंग पॉपुलेशन की होती है। इसलिए इनकी जो हम कह सकते हैं स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए, उसके हिसाब से इनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट या जो भी वहाँ पर जो एक्सपर्ट होंगे उनको एल्डरली पॉपुलेशन की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए एक इस तरह का हम कह सकते हैं एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए या एक ऐसा डिज़ाइन क्रिएट करना चाहिए ऑफ सर्टेन एक्टिविटीज़, सो दैट कि एल्डरली पॉपुलेशन भी इस तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में या एक्सरसाइजिंग में वो पार्टिसिपेट करें और साथ ही साथ अपनी हेल्थ को और अपनी जो लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ है उसको वो बढ़ा सकें। सो ओवरऑल हमने आज वेरियस साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स की बात की अपने आज के सत्र में, और हमने ये देखा कि किस तरह से बिहेवियरल पर्सपेक्टिव, सोशो कल्चरल पर्सपेक्टिव, कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव, ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव एंड ऑल्सो हमने बात की ग्रुप कोहेजन की, और साथ ही साथ हमने डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव की भी बात की। तो आज इन सारे पर्सपेक्टिव्स को हमने समझने का प्रयास किया कि किस तरह से स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की फील्ड में ये सभी पर्सपेक्टिव्स कंट्रीब्यूट करते हैं और एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट को बेहतर सर्विस देने में, बेहतर कंसल्टेंसी प्रोवाइड करने में ये सभी पर्सपेक्टिव्स हेल्पफुल होते हैं। तो आज का अपना ये सत्र हम यहाँ पर आज समाप्त कर रहे हैं, और अपने अगले सत्र में अब मैं आपसे मिलूँगा जहाँ पर हम चर्चा करेंगे अबाउट इंट्रोडक्शन टू काउंसलिंग साइकोलॉजी। तो आज के अपने इस सत्र को मैं यहाँ पर समाप्त कर रहा हूँ, और आप सभी को इस सत्र को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।